नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंह सिसोदिया स्वास्थ्य क्लास रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन सर्विसेज से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूं वो है कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट वर्सेस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट क्या बेहतर है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट बेहतर है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बेहतर है। हम आज इसी पे बात करने जा रहे हैं। बिफोर स्टार्ट, इन्वेस्टमेंट को लेके किसी ने कहा है कि ख्वाब मत पालिए, ख्वाब मत पालिए, सिर्फ ख्वाब मत पालिए, पैसे की कीमत को भी पहचानिए। बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं यहाँ पे कि आपके सारे ख्वाब पूरे होते हैं अगर आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी प्लानिंग सब सही तरीके से है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो छोटे गोल पूरे हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो बड़े गोल पूरे होंगे, बड़े सपनों की तरफ मूवमेंट होगी। तो आज हम बेसिकली गोल्ड इन्वेस्टमेंट वर्सेस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज़ बेटर, उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। कभी बुरे वक्त में अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़े, लिक्विड फंड की ज़रूरत पड़े तो आप गोल्ड अपना निकाल देते हैं और कैश से आपका काम चल जाता है, उस टाइम की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। कहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा करनी चाहिए। बुरे वक्त में सोना जो है वो बहुत काम आता है। वहीं पे वो ये भी कहते हैं कि आपको अपना पैसा प्रॉपर्टी में ही लगाना चाहिए। दोनों बातें, दोनों अपनी अपनी जगह पे उतनी ही मायने करती है, उतना ही उसका इम्पोर्टेंट है। बेसिकली देखा ये जाना चाहिए कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट आप जब कर रहे हैं तो आपका मेनली फोकस इस बात पे होना चाहिए, या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जब आप कर रहे हैं तो आपका मेनली फोकस इस बात पे रहता है और होना भी चाहिए कि टेन्योर कितना बड़ा है आपका इन्वेस्टमेंट है। और लाइक मैं अगर पैसा लगाने जा रहा हूँ गोल्ड में तो वो कितने समय तक उसको रखना चाहता हूँ, और वही पैसा मैं अगर प्रॉपर्टी बाज़ार में लगाने जा रहा हूँ, रियल एस्टेट में लगाने जा रहा हूँ, तो वो कितने समय तक मैं रियल एस्टेट में बना रहूँगा, उस प्रोडक्ट में बना रहूँगा, उस प्रॉपर्टी में बना रहूँगा। आपकी सारी इन्वेस्टमेंट का बेस यही है। सेकेंड, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अच्छा पैसा है कितना, टिकट साइज़ कितना बड़ा है। कहीं टिकट साइज छोटा है तो ऑब्वियस है कि प्रॉपर्टी उसमें आएगी नहीं। तो इस पे भी आपकी सारी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग डिपेंड करता है। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग है तो बड़े गोल की तरफ मूवमेंट होती हैं। प्रॉपर्टी बाजार, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, मेजर फोकस इसी पे है। प्रॉपर्टी में जो मेजर फोकस होना चाहिए आपका वो लंबे समय के गोल पे होना चाहिए, लंबी प्लानिंग होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ मूवमेंट होनी चाहिए। आपको उसमें लंबे टाइम तक बने रहना है। सबसे अच्छी बात रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की है कि वो एक फिक्स इनकम का जरिया है, एक रेगुलर इनकम का जरिया है, आपके एक मंथली इनकम का जरिया है। रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं तो एक अच्छा खासा रेंट आपको आता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट पे बात करें, एक जो हम लोग कहते भी हैं कि बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए कि रोटी हो, कपड़ा हो और मकान हो। मकान अपना छत हो, अपनी छत हो, उसके ऊपर में अपनी छत का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग है, खासकर हिंदुस्तान के अंदर में। एक सुकून है कि आपका अपना घर है, आपका अपना मकान है। आप बहुत मेहनत से उसको संजोते हैं, बहुत मेहनत से उसकी देखभाल होती है, बहुत मेहनत से आप उसके लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। बड़ी सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं, सेंटिमेंटल वैल्यू है उस चीज़ को लेके कि घर आपका है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट को लेके और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को लेके आपकी जो प्लानिंग है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट है तो आप छोटी इन्वेस्टमेंट से भी शुरुआत कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट है तो आपको एक अच्छा फंड की ज़रूरत होगा, अच्छा आपका जो सेविंग है, जो आपने अभी तक बचाया हुआ है, या आपकी जो प्लानिंग है वो एक बड़े स्तर पे जाएगी। अपना अपना
फ़ायदा है। डिपेंड ये करता है कि आपको कौन सी रोटी खानी है, मक्के की खानी है, बाजरे की खानी है, या रेगुलर आप गेहूं वाली रोटियां खा रहे हैं वो खानी है। ये टोटली आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है और वैसे कि बजट पे भी करता है, क्योंकि जो बजट होगा उसी हिसाब से सारी प्लानिंग होगी। ये एपिसोड जो मैंने बनाने की तरफ पहल करी वो इसके पीछे लॉजिक यही है कि अगर आप गोल्ड वर्सेस रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, सिंपल एक एग्जांपल है कि एक क्लाइंट के पास में 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है, 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है, उसका अपना फंड है। अब हम सेकंड उस पर आएंगे कि बैंक का फंड किसको सपोर्ट करेगा, गोल्ड को करेगा कि रियल इस्टेट को करेगा, वो हम उस पर ब्रेक पे जाएंगे। सपोज़ कि उसको इन्वेस्टमेंट करनी है तो ऐसे केस में 2021 में अगर वो रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है या वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके लिए बेहतर क्या होगा, और टेन्योर वो श्योर है कि वो लंबे टाइम के लिए जाना चाहता है। तो मेरी राय यहाँ पे बहुत क्लियर है कि आपको रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट की तरफ में जाना चाहिए। रीज़न बहुत स्ट्रांग है उसके पीछे में। टैक्स एजम्पशन है, टैक्स का बेनिफिट आपको मिलता है, एक रेगुलर रिटर्न जो है आपको मंथली रिटर्न उसके ऊपर में आना होता है। प्रॉपर्टी बाइंग एक नीड है, एक ज़रूरत है। हर किसी को अपना मकान चाहिए, आज नहीं कल वो अपना मकान परचेज करेगा, तो ऑब्वियस है कि बायर आपके लिए पाइपलाइन बायर की बनी हुई है। आज आप किसी से रीसेल पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं या फ्रेश प्रॉपर्टी ले रहे हैं बिल्डर से, कल आपकी वही प्रॉपर्टी जो है किसी एंड यूज़र को जाएगी या किसी नए यूज़र को जाएगी। ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। घर खरीदना, अपना घर होना, ये एक सेंटिमेंटल वैल्यू है कि हिंदुस्तान में हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि उसके पास इतना सफिशिएंट पैसा हो कि वो अपनी छत बना सके। इन सब बातों में एक बात जो निकल के आती है वो ये कि हमें रोटी कपड़ा के साथ साथ मकान की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेजरली आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर में, चाहे आप गोल्ड की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे आप रियल इस्टेट की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि आपका टेन्योर कितना है। आप लंबे समय के लिए बने रहते हैं तो ऑब्वियस है कि रियल इस्टेट आपको बहुत सपोर्ट करेगा, उसका रिटर्न बहुत स्ट्रांग रहता है। गोल्ड में आपके पास में बेनिफिट ये है कि आप शॉर्ट टर्म में उसको कैश कर सकते हैं। आपकी ज़रूरतें अभी अगर तुरंत हाल फिलहाल में आ जाती हैं तो एटलीस्ट आपको फ़ंड की ज़रूरत है तो आप गोल्ड को निकाल के अपने फ़ंड से अपना काम अभी कर लेते हैं। मेजरली डिफरेंसेस यही है कि टैक्स का एक बेनिफिट जो है आपको रियल इस्टेट के अंदर में मिलता है, लंबे टर्म में एक अच्छा रिटर्न मिलता है, और एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट रिटर्न का आपका एक तरीके से ये कह लें कि इनकम बन जाती है। ये सही वक्त है कि नहीं है अभी 2021 में, क्या रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट सही रहेगा या मुझे और वेट करना चाहिए, मुझे और वॉच करना चाहिए कि कहीं और मार्केट नीचे की तरफ आएगी तब मैं बाई करूँगा। मेरा दोनों लोगों को, लाइक जो फर्स्ट टाइम बायर हैं जो अपने लिए घर प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग इन्वेस्टमेंट रेगुलरली करते आ रहे हैं, जिन्होंने रियल इस्टेट में इससे पहले भी इन्वेस्टमेंट करी हैं और उनको थोड़ा बहुत आइडिया है इन चीज़ों का कि कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किस सेगमेंट में करनी चाहिए और किस सेगमेंट को लेके आगे पाथ थोड़ा सा फास्ट रहेगा, उन दोनों के लिए थोड़ी सी टिप्स हैं। जो फर्स्ट टाइम बाई कर रहे हैं ऑब्वियस वो इसलिए बाई करने के लिए इस टाइम पे अपने आप को मार्केट में लेके जाएं, चीज़ों को चेक करें और सर्च करें, क्योंकि इस टाइम पे उनको हाउसिंग लोन का मेजर सपोर्ट है। जो बैंक इस समय हाउसिंग लोन जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में ऑफ़र कर रहा है वो हाउसिंग लोन अपने आप में सबसे नीचे के प्राइस पे, नीचे के परसेंटेज पे ऑफ़र हो रहा है। रफली जो मेरी कैलकुलेशन है ये कि वो हाउसिंग लोन का अप टू 50%, तो आप रेंटल वैल्यू से कैलकुलेट करके निकाल लोगे अपना। तो नॉर्मली रिस्क जो है वहाँ पे ये नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी ग्रोथ नहीं करेगी, ऑब्वियस है प्रॉपर्टी का डिमांड बना रहेगा, लोग उसको बाई करेंगे, साल 2 साल के बाद में मार्केट जो है फिर से चल पड़ती है। और ऑब्वियस है कि मार्केट जो है वो चलती इस वजह से है कि मार्केट के अंदर में जब हम सब लोग काम करने लग जाएंगे तो मार्केट ऑटोमेटिक चल जाती है। और एक
और जो इन्वेस्टमेंट करते आए हैं, जिन लोगों ने रेगुलर इन्वेस्टमेंट करी है मार्केट के अंदर में, उनको भी ये कहना चाहूँगा कि इस टाइम पे जो भी चीज़ें आप बाई करते हैं, आप एक स्टेगनेंट मार्केट में चीज़ों को बाई कर रहे हैं। मार्केट एक स्टेगनेंट पोजीशन में होती है इस सिचुएशन के अंदर में। आप एक स्टेगनेंट मार्केट में प्रॉपर्टी की चीज़ें आपको मिलेगी, एबिलिटी मिलेगी, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो कमर्शियल हो। टूटा हुआ नहीं होगा, मार्केट टूट नहीं रही है। कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मार्केट टूट रही है, मार्केट कितना टूटेगा। तो दोनों लोगों के लिए मेरा आंसर यही होता है कि ना मार्केट टूट रही है ना मार्केट टूटेगा। उसका रीज़न ये होता है कि डिमांड एंड सप्लाई के अंदर में बहुत बड़ा गैप है। दूसरी चीज़, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लैंड की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएट कर गई है, लैंड की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो ऑब्वियस है कि जो नई सप्लाई आएगी वो आपको मार्केट प्राइस के ऊपर ही ऑफ़र होने वाला है। किसी ने परचेज़ किया हुआ है कोई प्रॉपर्टी तो ऑब्वियस वो मार्केट प्राइस पे ही आपको ऑफ़र करेगा। मार्केट प्राइस क्या होता है, तो वो डिमांड एंड सप्लाई के एक रेशियो से आप समझ सकते हैं कि एबिलिटी कितनी है और बायर कितने हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। सपोज़ कि एक प्रॉपर्टी बिकाऊ है, 5 लोग उसको देख रहे हैं, तो ऑब्वियस है जिसने बेचनी है वो प्रॉपर्टी, तो वो उस प्रॉपर्टी के एक अच्छे रेट के लिए वेट करेगा कि कोई उसको अच्छा ऑफर देगा, उसमें से वो उसको बाई करेगा। अब जिसने खरीदनी है प्रॉपर्टी उसके लिए वो कन्वीनियंट टाइम है, आज ही वो कन्वीनियंट टाइम है कि प्रॉपर्टी बाई कर सकता है। आज उसके पास सेविंग है, आज उसने कुछ पैसे जोड़ रखे हैं, बैंक उसको सपोर्ट कर रहा है, बैंक उसको ये कह रहा है कि सर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 6.70 तक दे दूँगा, आप अपने घर के लिए प्लान करें। कब तक रेंट के घर पे रहना है, आप अपने घर के लिए प्लान करें, तो ऑब्वियस है कि वो इसके लिए राइट टाइम है। वो अभी बाई करेगा, उस चीज़ों के लिए वो मार्केट में मूव ऑन होगा, चीज़ों को देखेगा, उसको बाई करेगा। कन्फ्यूज़न ज़रूर है कि ये ऐसा ही वक्त होगा कि और टूटेगी प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट बैच जो मुझे समझ में आता है वो ये कि लोग पहले चेक करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के अंदर में चल क्या रहा है। सेकेंड बैच ऑब्वियस है कि 1 महीने तक आप ये देख रहे होते हैं कि वो प्रॉपर्टी जो मैं लास्ट टाइम देख के गया था वो अवेलेबल है कि नहीं है। उससे आप अपने माइंड को ये आंसर दे रहे होते हैं कि अच्छा अगर वो अवेलेबल है तो इसका मतलब मुझे और थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, वो क्लोज़ हो गई है, किसी और भाई ने वो डील ले ली है, तो आप अपनी प्लानिंग को थोड़ा सा दूसरे गियर में डालते हैं कि जल्दी अब इसको मुझे क्लोज करना है। इन सब के बीच में एक बात बहुत क्लियर है कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी को लेने का आपने मन बना लिया है, जिस सेगमेंट को लेने का आपने मन बना लिया है, जिस लोकेशन पे आपका मन टिका हुआ है, अगर आप अभी इस टाइम पे कंफर्टेबल हैं अपने बजट को लेके, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय। आपको अभी बाई करनी चाहिए। इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट अगर आप इस समय कर रहे हैं तो चीज़ों को लॉन्ग टर्म में जाके आपका रिटर्न जो है बहुत अच्छा निकल के आएगा इन चीज़ों से। मेजर आज के इस टॉपिक के अंदर में यही कंटेंट है कि हम लोग बात कर रहे थे कि गोल्ड का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास में टिकट साइज़ छोटा है तो आपको गोल्ड की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और आपके पास टिकट साइज़ अगर बड़ा है और टेन्योर बड़ा है आपके पास, तो आपको रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपको टैक्स का बेनिफिट लेना है तो रियल एस्टेट के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार। हर इन्वेस्टमेंट के पीछे में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप छोटी करें चाहे आप बड़ी करें, आपका उल्लास और आपका उद्देश्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लाइक मैं पैसे लगा रहा हूँ, कितने लगा सकता हूँ, बहुत अच्छे से उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लें। क्या उस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा सप्लाई है, वो प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा फ्यूचर में जब भी मुझे सेल करना होगा। क्या यह प्रोडक्ट जो है वो मिनिमम सप्लाई पे ही रहेगा और मैं ही उस टाइम पे सेलर होऊंगा इस चीज़ का, तो ऑब्वियसली उसका रिटर्न आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगा। कहने का मतलब है कि हर प्रोडक्ट, हर इन्वेस्टमेंट, जब भी आपको इन्वेस्टमेंट का प्लान करें तो उतने ही उल्लास के साथ में और उतने ही अच्छे उद्देश्य के साथ में करें। आपका उल्लास और आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए हर इन्वेस्टमेंट के पीछे में। पूरी ज़िंदगी निकल जाती है इंसान की कि मुझे अपना घर बनाना है, मुझे अपना घर बनाना है। एक अच्छे मकान की तलाश हर इंसान को होती, हर किसी को अपना मकान चाहिए। अगर आज आप कंफर्टेबल हैं, बैंक का आपको सपोर्ट है, बिल्कुल बिना झिझक मार्केट में जाएं, अपने पसंद की चीज़ों को चेक करें, अपने पसंद के सेगमेंट में सर्च करें और बाय करें। एक जेन्युइन प्रॉपर्टी की तलाश करें, एक जेन्युइन कंसल्टेंट को चेक करें,
और एक प्रॉपर्टी अपने लिए बनाइए, चाहे वो आपका पहला मकान हो, घर हो, या छोटी सी इन्वेस्टमेंट हो, या रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट हो, या छोटी इन्वेस्टमेंट रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो, कुछ भी हो, एक सेविंग मोड में आइए, पैसे को लगाना, पैसे को बड़ा करना शुरू करिए। अल्टीमेटली आपके सपनों की उड़ान जिस हवाई जहाज़ से होनी है, उसके दोनों पंख आपकी इन्वेस्टमेंट है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू सो मच।